हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये इकोनॉमिक्स की आपकी अगली क्लास है। पिछले इकोनॉमिक्स की क्लास में आपने जहाँ से हमने क्लास छोड़ा था उसी से आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। हम इस क्लास में मौद्रिक नीतियाँ आपको पढ़ाएंगे जो आपकी अगली क्लास होगी। पिछले 6 क्लासेस में हमने इकोनॉमिक्स को जीरो से समझना शुरू किया था और ये आपकी 7वीं क्लास है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यानी कि एकदम नए हैं, मैंने पिछले कई क्लासेस में कमेंट देखा कि कुछ स्टूडेंट्स एकदम नए जुड़ रहे हैं जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि कहाँ से हम पढ़ें। क्योंकि अब अगर आप बीच में मौद्रिक नीतियाँ अचानक पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको बात उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी उन स्टूडेंट्स को आएगी जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए उपाय ये है कि हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है CSC 2021 प्रीलिम्स करके एक जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको जियोग्राफी की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। तो चाहे आप जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं भी या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां जाएंगे तो आपको क्लास नंबर वाइज मिल जाएगा। इसीलिए मैं अपने हर थंबनेल में नंबर जरूर देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाता है टॉपिक को कि पिछली टॉपिक क्या थी या अगली टॉपिक क्या होगी। तो इसीलिए आपको समझने में आसानी हो इसलिए हमने नंबरिंग कर दी है क्लास की। तो जो एकदम से नए जुड़ रहे हैं वो जाएं, चैनल खोल लें, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से क्लास एकदम शुरुआत से देख लें। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए इस क्लास में हम पढ़ाएंगे मौद्रिक नीतियां। इसके बारे में खूब सुना होगा आपने और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका बड़ा प्रभाव होता है। आप जानते हैं कि पूरी व्यवस्था किससे चलती है? पैसे से चलती है। और पैसा डील किससे होता है? मौद्रिक नीति से। तो इसका इम्पैक्ट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और जिसका इम्पैक्ट होता है सवाल भी यूपीएससी वहीं से बनाती है। जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर ज्यादा होता है वहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो मौद्रिक नीतियां हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या है मौद्रिक नीतियां, इनका क्या मतलब होता है, कैसे काम करती हैं, ये सब आप इस क्लास में समझ पाएंगे। और आज ये आप समझ जाएंगे कि आरबीआई किस तरीके से काम करती है। आरबीआई का जो मुख्य काम है वो मौद्रिक नीतियों को संभालना ही होता है। ठीक है, आरबीआई का ये मुख्य काम होता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीतियां क्या होती है ये हम समझेंगे। फिलहाल अभी जो है मैं रास्ते में आ रहा था जब मैं क्लास शूट करने के लिए, तो मैंने देखा कि छठ पूजा को लेकर के पूरा मार्केट सजा हुआ है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बिहार, उड़ीसा और इन राज्यों से हैं। तो उनको अभी क्योंकि हम लोग दिल्ली और यूपी में जो है छठ पूजा उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से बिहार में होती है और उड़ीसा में होती है। तो हमारे जो प्रिय विद्यार्थी वहाँ से जुड़े हैं उनको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ पूजा जो है वो बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, जो आपके आसपास जो ट्रेडिशनल काम हो रहे हैं उनसे सीखना शुरू कीजिए आप। वो भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं और जब आप उनसे सीखना शुरू कर, देखिए यूपीएससी का काम ये है वो ऐसे बंदे को अपने पास लेना चाहती है जो सोसाइटी की समझ खूब रखता हो। क्योंकि करना क्या है उसको एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो जाए और जिले को संभाले। यानी कि वो डीएम बनाना है, उनको सीडीओ बनाना है। तो कौन संभालेगा? जो समझेगा ना सोसाइटी को। तो सवाल भी वो उसी तरीके से पूछते हैं, वो चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। तो छठ पूजा से जब छठ पूजा कर रहे हैं, आप दिवाली कर रहे हैं, आप होली जब त्यौहार मनाएं तो उन सारी चीज़ों से भी आप सीखते हुए चले। ये परंपराएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे सीखना भी आपको चाहिए। तो आप अपना त्यौहार अच्छे से मनाइए, पढ़ाई साथ में करते रहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे छठ पूजा की लगती है वो ये है कि संध्या अर्घ जो उसका होता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा छठ पूजा के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उसका संध्या अर्घ है मुझे बहुत ज़्यादा वो मतलब
एक अलग थीम लगता है। होता क्या है, लोग कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन छुपते सूरज को कोई सलाम नहीं करना चाहता है। ये एक मात्र त्योहार है और एक केवल भारतीय परंपरा में है कि जो है छिपते हुए सूरज को भी नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। ठीक है, और ये जानते किस लिए है? ये धन्यवाद देने के लिए है। किसको? उस सूर्य को जिससे सारी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सीखने की चीज है। बाकी आइए क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। तो मौद्रिक नीतियां क्या है ये समझना है। ठीक है, तो मौद्रिक नीतियां जो हैं वो ऐसी नीतियां हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि अर्थव्यवस्था में तरलता कितनी होगी। ठीक है, जो यह निर्धारित करती हैं कि अर्थव्यवस्था में तरलता कितनी होगी। ठीक है, अब तरलता क्या है? एक सवाल जन्म लेता है कि तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी का सामान्य सा मतलब यह होता है कि मार्केट में पैसा कितना होगा, मनी कितना होगा। तरलता का मतलब यही है कि मार्केट में कितना पैसा होगा। अच्छा, मार्केट में कितना पैसा होगा, यही काम होता है मौद्रिक नीतियों का। अब इसी के इर्द गिर्द जो है चीजें घूमती हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैसा मार्केट में आता है वो किसके थ्रू आता है? आप जाते हैं बैंक के पास, लोन लेते हैं, या अपना जो अधिशेष है जो आपके खर्चे से ज्यादा है उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। यही तो काम करते हैं आप। बैंक में क्या होता है? लेन देन होता है। जिसके पास ज्यादा है वो जमा कर देता है और जिसके पास नहीं है वो उससे लेकर के अपना काम कर रहा होता है। तो बैंक एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से पैसा बाहर आता भी है और पैसा बाहर जाता भी है। तो जब हम मार्केट में तरलता को समझ रहे हैं तो इसका मतलब कि इसका जो पूरा खेल है ना वो बैंक से हो रहा है। यही तो है। अब बैंक जो है, आप बैंक का मतलब आप जानते हैं कि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, एसबीआई बैंक। ठीक है, लेकिन इन बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसे आप आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो भारत सरकार की केंद्रीय बैंक है। ये सारे बैंकों का बैंक है। ये नॉर्मल आदमी का पैसा एक्सेप्ट नहीं करती है, नॉर्मल आदमी को ये कर्ज नहीं देती है। इसका काम है बैंकों के बैंक का काम करना। ठीक है, कि बैंक किस तरीके से काम करेंगे वो ये निर्धारित करती है। अब बैंक का काम क्या है? लेन देन करना, यही तो उसका मुख्य काम है। तो मौद्रिक नीतियां हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना ज्यादा पैसा होगा और इन नीतियों को बनाया क्यों जाता है, इस पर चर्चा क्यों की जाती है। इसकी वजह है, इसकी पहली वजह है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। ठीक है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। मुद्रास्फीति जो हमारे स्टूडेंट्स लगातार जुड़े हुए उनको पता होगा क्या होता है। और जो दूसरा है कि मांग को जो है मैनेज करना। ये दो मुख्य काम है मौद्रिक नीतियों के। मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में आप महंगाई समझ सकते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति को सामान्य भाषा में आप महंगाई समझ सकते हैं। और अगर मुद्रास्फीति आपको अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, 3 क्लास में पढ़ाया है पूरा मुद्रास्फीति क्या होता है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का काम है मुद्रास्फीति को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक, और उसके बाद में अगर मुद्रास्फीति उनकी कंट्रोल है, उन्होंने उसके सर्कुलेशन को रोक लिया है पैसे को, तो मांग किस तरीके से प्रभावित हो रही है। ठीक है, इन सबका जो जोड़ गुणा घटाव जो है वही होता है मौद्रिक नीति। और तरलता का मतलब होता है कितना ज्यादा पैसा मार्केट में गया। ठीक है, और इन सबका खेल कौन चलाता है? आरबीआई चलाती है। ठीक है, आरबीआई चलाती है। अब इसको जब बहुत प्रोफेशनली हम बात करें, ये तो मैंने आपको आम भाषा में समझा दिया, जब बहुत प्रोफेशनली बात करें तो ऐसे कहेंगे कि मौद्रिक नीतियां वह नीतियां हैं जिनसे यह निर्धारित होता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी तरलता होगी। ठीक है, और इसका निर्धारण किसी भी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश का
केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। ये हो गई एकदम परिभाषा वाली बात। ठीक है, तो मौद्रिक नीतियां आप समझ गए होंगे कि मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं। ठीक है, अब मौद्रिक नीतियों को जारी कौन करता है ये आपने यहां पर देख लिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा और डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मौद्रिक नीतियां जो है इंडिया में हर 2 महीने पर इनकी समीक्षा होती है, यानी कि हर 2 महीने पर इसकी समीक्षा होती है। मौद्रिक नीतियों का सामान्य सा मतलब है कि एक ऐसा नियम कानून जिससे यह निर्धारित होता है कि मार्केट में पैसा कितना जाएगा। बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, और हर 2 महीने पर इसकी समीक्षा होती है। तो मौद्रिक नीतियां जब बन रही होती हैं तो उसको बनाता कौन है? आपने तो कह दिया कि आरबीआई। ठीक है, बिल्कुल सही, आरबीआई का काम है मौद्रिक नीतियां बनाना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। लेकिन आरबीआई कोई व्यक्ति तो है नहीं, या कोई जो है लोगों का समूह तो है नहीं, ये एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो इस इंस्टीट्यूशन में कौन मौद्रिक नीतियों को बनाता है और वो किस प्रकार से काम करती है? ठीक है, तो इसी आरबीआई में जब आरबीआई का गठन हुआ 1934 का जो आरबीआई एक्ट है, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही यह निर्धारित किया गया कि एक कमेटी होगी जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहेंगे, यानी कि एमपीसी कहेंगे। इसका काम होगा मौद्रिक नीतियों को बनाने का। ठीक है, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें ही इस बात का प्रावधान था कि एक कमेटी होगी जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाएगा, और वो क्या करेगी? मौद्रिक नीतियों को बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये जो एमपीसी है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें 6 सदस्य वर्तमान में होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 सदस्य इसमें होते हैं। इसमें 3 सदस्य जो हैं वो आरबीआई से होते हैं। 3 सदस्य कहां से होते हैं? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। और इस 3 में एक जो है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। जो आरबीआई का गवर्नर है वो इस 3 में शामिल होता है। ठीक है, यानी कि जो 6 सदस्यों की एमपीसी है, इसमें 3 सदस्य जो आरबीआई के हैं उसमें आरबीआई का गवर्नर सम्मिलित है, और जो बाकी के 3 सदस्य हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करती है। कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करती है। ये 3 सदस्य कौन होते हैं? अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं, नीतियों के जानकार होते हैं। किसके नजर में? सरकार के नजर में। तो सरकार इन 3 सदस्यों को इस एमपीसी में नियुक्त करती है, और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। यानी कि इन दोनों का प्रतिनिधित्व, आरबीआई का भी प्रतिनिधित्व और सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। लेकिन मौद्रिक नीतियों में जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। और ये बहुमत कैसे सिद्ध होता है? ये बहुमत सिद्ध होता है कि 6 लोग की जो राय है उस पर जो उनका वोटिंग है वो कितना है। अब मान लीजिए कि जो ये 3 सदस्य हैं ये किसके? सरकार के इशारे पर काम करते हैं, और ये 3 सदस्य एक संवैधानिक संस्था के इशारे पर काम करते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में एक ऐसी स्थिति बने कि ये तीनों किसी मुद्दे पर एक तरफ हो जाएं और ये तीनों किसी एक मुद्दे पर एक तरफ हो जाएं। ठीक है, यानी कि बराबर की स्थिति आ जाए तो उस वक्त क्या होगा? तो उस वक्त होगा ये कि जो ये एक व्यक्ति है यानी कि आरबीआई का गवर्नर जो है वो जिस पक्ष में अपनी बात करेगा यानी कि वोट देगा उस पक्ष को ही सही माना जाएगा। यानी कि जो प्रभावी वोट है वो किसके पास है?
गवर्नर के पास है, आरबीआई के गवर्नर के पास प्रभावी वोट होता है। ठीक है, तो ये हो गया मौद्रिक नीति समिति और मौद्रिक नीति की परिभाषा। ठीक है, तो आपने समझा क्या कि मौद्रिक नीति क्या है और मौद्रिक नीति की समिति में कौन कौन लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये आपने समझा। इससे सवाल सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मौद्रिक नीति जो है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, जो इसका उद्देश्य है, इसके उद्देश्य में इसका जो पहला उद्देश्य है वो है मुद्रास्फीति का नियंत्रण। मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ठीक है, पहला काम इसका है मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ये नियंत्रण कैसे होता है आगे समझाऊंगा। जो इसका दूसरा काम है वो है आर्थिक समृद्धि का समायोजन। इसका मतलब यह होता है कि आर्थिक समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मौद्रिक नीतियां किस प्रकार से काम करती हैं, इसको आसान भाषा में मांग आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे कैसे काम करेगा इसको मैं समझाऊंगा आपको। और जो तीसरा है वो है घरेलू मुद्रा तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। घरेलू मुद्रा एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर संतुलित करना। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप देखते रहते हैं अखबारों में आता है कि रुपया डॉलर के मुकाबले इतना टूटा। आपने खबर पढ़ा होगा, ऐसी खबर अखबारों में नहीं पढ़ा होगा तो जो शाम को मुर्गे लड़ाए जाते हैं ना पॉलिटिशियनों के, तो उसमें भी सुना होगा कि लगातार हमारा जो है मुद्रा टूट रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो कुल मिला करके आपके कानों में बात गई होगी। तो इसका भी जो है निर्धारण, नियंत्रण, मैनेजमेंट कौन करता है, यही मौद्रिक नीतियों के तहत किया जाता है। तो मौद्रिक नीतियों का काम जो है वो ये तीन मुख्य काम है। और इसको करने के लिए जो उनके पास उपाय हैं, यानी कि कोई तरीका होगा ना काम करने का, तो जो उपाय है वो दो प्रकार का होता है। एक तो मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। ठीक है, एक है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। तो मात्रात्मक में होता है जैसे CRR आपका, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट। ठीक है, तो इन सब से एक मात्रात्मक बैरियर सेट करती है आरबीआई कि कितना पैसा मार्केट में जाएगा। और जो दूसरा इनका होता है गुणात्मक तरीके से वो किस प्रकार मैनेज करती है मार्केट को। ठीक है, तो ये है मौद्रिक नीति के काम करने का तरीका। अब ये मात्रात्मक और गुणात्मक को हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, और जो विद्यार्थी अभी भी परेशान हैं, मैं उनको बता दूं कि मैं एकदम स्वस्थ होकर के आ गया हूं और रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास चलती रहेगी। जिस प्रकार जियोग्राफी क्लास आपकी चल रही थी, जिस तरीके से आपकी इकोनॉमिक्स क्लास चल रही थी, और पूरा का पूरा कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि शुक्ला सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो शुक्ला सर फिर से स्वस्थ होकर के आ गए हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे और फ्री में करवाएंगे, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। ठीक है,
तो जो नए लोग हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में शुरुआत से देख लें, और जो हमारे पुराने हमारे साथी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और जो उनका कोई सवाल संदेह उत्पन्न होता है उसको भी पूछते रहें, उसका जवाब हम अगली क्लास में दिया करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कि मौद्रिक नीतियों की जो काम करने के उपाय हैं, जो मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय हैं वो क्या क्या हैं, और इन सारी चीज़ों को मुद्रास्फीति के नियंत्रण, आर्थिक समृद्धि का समायोजन और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को किस प्रकार मौद्रिक नीति कंट्रोल करती है, इसको भी हम अगली क्लास में समझेंगे। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी अगली, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।